आप लोग कक्षा 8 में हैं और मैं अभी आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ा रहा हूं इतिहास के अंतर्गत, यानी कि आपके जो सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास पढ़ना है उसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता के बाद आने वाली नई चुनौतियां, यानी कि न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि आप लोग का अध्याय संख्या 13 है, जहां पर हम लोगों को न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस देखने हैं। और इस अध्याय के तहत मैंने अलग अलग कक्षाओं में आपको वो सारी चीजें बताई हैं जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। पृष्ठ संख्या 139 से यह शुरू होता है और आगे की ओर जाता है, जो आपको सामने स्मार्ट बोर्ड पर डिजिटल फॉर्मेट में दिख रहा है, और आप इसको अपने पुस्तक में भी, पारस प्रकाशन के पुस्तक में भी देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में डेमोक्रेसी इन एक्शन की बात की थी और बात किया था कि कैसे भारत का पहला चुनाव जो है, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव होता है और जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरफा जीत हासिल करती है, क्लीन स्वीप करती है, और लगभग हर राज्य में, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस का एक तरफा बोलबाला होता है चुनाव में। फिर हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही देखा था, लिंग्विस्टिक स्टेट की बात की थी हम लोगों ने देखा था कि कैसे आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य बनता है, जो 1 अक्टूबर 1953 को औपचारिक रूप से स्थापित होता है। फिर एक लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिश आती है, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश आता है, उनका सुझाव आता है कि भारत को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देना चाहिए। लेकिन फिर 2-3 और राज्य भाषा के आधार पर बन जाते हैं, जहां पर मुंबई को तोड़कर महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में भाषा के आधार पर अलग हो जाता है, एक मराठी बनता है तो दूसरा गुजराती बनता है। तो वहीं पर हम लोगों ने देखा कि 1966 में कैसे पंजाब प्रोविंस जो है, यानी कि यूनाइटेड पंजाब जो है, 3 हिस्सों में बट जाता है भाषा और धर्म के आधार पर, जहां पर एक जो है अभी का पंजाब है, एक है अभी का हरियाणा और एक है अभी का हिमाचल प्रदेश। ये तीनों जो है ये 1966 से पहले तक पंजाब प्रोविंस के हिस्से हुआ करते थे, यानी कि ये एक ही थे। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली थी। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या अभी हम लोग 141 पर हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, और अब बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप की, यानी कि मित्रता का वो चक्र, मित्रता का वो घेराव जो कि भारत ने अपने स्वतंत्रता के बाद अपनाया। हालांकि इनकी मित्रता तो पहले से भी चल रही थी अपने जैसे देशों के प्रति, जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा है कि कैसे भारत जो है वो अपने स्वतंत्रता संग्राम जब वो लड़ रहा था, जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था 1947 से पहले, तो देश के अलावा, यानी कि भारत के अलावा दुनिया में अलग अलग देश भी अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपने शासक के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, जहां पर एक जैसे लोग जो हैं आपस में मित्र हो जाते हैं या फिर दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, यह सब कथन है। इसी आधार पर भारत की भी मित्रता उस समय बहुत सारे गुलाम देशों से हुई थी, क्योंकि वो लोग भी गुलामी से बाहर निकलना चाहते थे और भारत भी उनसे मित्रता की भी उनसे मित्रता हुई। और भारत आज भी, यानी कि वर्ष 2024 की बात करें तो आज भी जो भारत जो है उन सारे देशों से अपने तरीके से, अपने तरफ से मित्रता निभा रहा है। अब ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उन सारे देशों के द्वारा भारत को छला जाता है, छला जा रहा है, लेकिन भारत की मित्रता जो है अपने तरफ से चल रही है। तो अब हम लोग यही बात करेंगे सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप का, यानी कि तत्कालीन, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कि वो सारी पॉलिसी, वो सारी नीति की बात यहां पर होगी जो कि हम लोगों को सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप में देखना है। लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू चूज द वे ऑफ फ्रेंडशिप विद ऑल द नेशन। जवाहरलाल नेहरू यानी कि तत्कालीन, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का कंसेप्ट 1950 के 26 जनवरी से आता है, जबकि प्रधानमंत्री का कंसेप्ट भारत के परिप्रेक्ष्य में 15 अगस्त 1947 से आता है। स्वतंत्रता से प्रधानमंत्री, गणतंत्रता से राष्ट्रपति। आगे
तो जवाहरलाल नेहरू का था कि हम सारे देशों से मित्रता का व्यवहार बनाएं, मित्रता चलाएं। शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, यानी कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, पंडित नेहरू टुक द हेल्ड इन द ड्राइव टू इंड colonial empire in Asia and Africa. The British gradually gave up all their Asian and African possession. यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, वर्ष 1947 को स्वतंत्रता मिल गई, 15 अगस्त को मिल गई, उसके बाद जो पंडित नेहरू थे, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो चाहते थे कि एशिया, और वो लग भी चुके थे कि एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं जो कि शासक द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां पर मेन जो शासक था वो ब्रिटेन था, ब्रिटिश शासक के द्वारा चलाया जा रहा था, ये चाह रहे थे कि इन सारे देशों को भी ब्रिटिश शासकों से और अन्य शासकों से मुक्त कराया जाए, एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों को, क्योंकि एशिया वही महादेश है जो जिस महादेश में भारत आता है, यानी कि भारत, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने वाले महादेश एशिया के अलग अलग देशों को भी स्वतंत्रता दिलाना चाह रहे थे और दिलाने का आगे प्रयत्न करना शुरू कर किया उन्होंने स्वतंत्रता के बाद। और अफ्रीका महादेश के भी अलग अलग देश जो कि कॉलोनियल एम्पायर के अधीन थे, उन लोगों को भी स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये आगे बढ़े और ये सारे देशों से मित्रता चाहते थे। ये तो लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ था, ब्रिटिश ग्रेजुअली गिव अप देयर एशियन एंड अफ्रीकन पोसेशन। और इसके साथ ही जब इन लोगों की लड़ाई अच्छी हो गई, बढ़ती चली गई, तो जो ब्रिटिशर थे वो भी अपना एशियाई और अफ्रीकन जो देश थे उनको वो खाली करते चले गए, यानी कि वो भी वहां से क्विट करते चले गए, बैक होते चले गए, यानी कि अपना शासन छोड़ते चले गए और उनको स्वतंत्रता देते चले गए। आगे इन 1954, वर्ष 1954 की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के 7 साल बाद, द फ्रीडम फाइटर लिबरेटेड दादर एंड नगर हवेली फ्रॉम पोर्तुगीज रूल। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत में दादर एंड नागर हवेली, या फिर कहें तो दादर एंड नगर हवेली को मिला लिए, या फिर उसको कहें तो उसको स्वतंत्र कराकर भारत का हिस्सा बना लिए, जो कि पहले पुर्तगाल शासन के अधीन था, यानी कि पोर्तुगीज रूल, पुर्तगाल शासन से स्वतंत्रता दिलाकर दादर एंड नगर हवेली जो है वर्ष 1954 में भारत का हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बना लिया जाता है। यही लिखा हुआ है। इंडियन ट्रूप सेंट टू गोवा इन दिसंबर 1961 एंड द पोर्तुगीज सरेंडर। और दादर एंड नगर हवेली से ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर आप मानचित्र को देखेंगे भारत का, तो गोवा भी उसी के बगल में दिखता है, गोवा भी उसी के बगल में है। दादर नगर हवेली जो है, दमन दीव जो है, या फिर गोवा है, या फिर कहें तो गुजरात है, या फिर कहें तो महाराष्ट्र है, या फिर कहें तो केरला है, ये सब उसी साइड यानी कि अरब सागर वाले दक्षिणी क्षेत्र में ही लाई करता है, वहीं पर है। तो लिखा हुआ है कि जब दादर नगर हवेली जो है 1954 में पुर्तगाल शासकों के द्वारा स्वतंत्र कराकर भारत का हिस्सा बना लिया गया, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का हौसला बढ़ता गया और दिसंबर 1961 में पुर्तगाल को एक जगह और से पीछे हटना पड़ा या फिर हटाया गया, वो जगह था गोवा, और गोवा भी पुर्तगीज शासन से स्वतंत्र होता है और भारत का हिस्सा बन जाता है। गोवा बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि अगला लाइन लिखा हुआ है। आगे, द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू वाज द डॉक्ट्रीन इम्बॉडीड इन द 5 प्रिंसिपल कॉल्ड पंचशील। ये जो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था, जो भारतीय विदेश नीति थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री या फिर कहें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा जो सिद्धांत और ये सारी चीजें जो फॉरेन पॉलिसी की थी, जिसमें 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत दिए गए थे, उसको हम लोग पंचशील कहते हैं। 5 सिद्धांत, 5 का मतलब पंच, पंचशील यानी कि 5 प्रिंसिपल। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया गया डॉक्ट्रीन, सिद्धांत, प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल को हम लोग पंचशील कहते हैं। वही यहां पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, पंचशील। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचशील क्या है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया गया 5 प्रिंसिपल, 5 डॉक्ट्रीन, 5 सिद्धांत जो है वो पंचशील कहलाते हैं। पंच मतलब 5 और शील मतलब यहां पर सिद्धांत से इसको देख सकते हैं, सिद्धांत से इसको जोड़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया फॉरेन पॉलिसी। आगे,
They are mutual respect for each other, independence, sovereignty and territorial integrity, non-aggression, non-interference in others internal affair, mutual respect. अब इस 5 प्रिंसिपल में क्या था? ये जो पंचशील था, ये जो 5 प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, इसमें क्या क्या चीजें कही गई थी? तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज कहा गया था। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई हुई है कि दे आर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इंडिपेंडेंस। जितने भी फॉरेन पॉलिसी, यानी कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही हो गया कि भारत का, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही हो गया कि भारत का रिश्ता अन्य देशों से, क्योंकि फॉरेन का मतलब ही विदेश होता है, विदेश का मतलब ही होता है देश के बाहर। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ही हो गया कि यहां पर कम से कम 2 देश तो इन्वॉल्व है ही हैं, 2 से ज्यादा देश इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पर क्या है, इस 5 एग्रीमेंट में, 5 प्रिंसिपल में, 5 डॉक्ट्रिन में क्या कहा गया? तो पहला कहा गया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के स्वतंत्रता का, मतलब हम दोनों एक दूसरे के स्वतंत्रता, हर देश अपने स्वतंत्रता और अपने मतलब बाकी देशों की स्वतंत्रता की इज्जत करे, सम्मान करे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी, मतलब यहां पर एकता बनाकर, हम लोग को क्षेत्रीय एकता बनाकर चलना है। नॉन एग्रेशन, ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हम देश की बात करें तो एग्रेसिव का मतलब है ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। ये सब उसी पंचशील में कहा गया। नॉन इंटरफेरेंस इन अदर इंटरनल अफेयर, अब चूंकि यहां पर फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा देश इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर एक चीज और ये थी, बहुत बड़ी चीज थी, कि हम लोग फॉरेन स्तर पे, यानी कि देश के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी देश किसी भी देश के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी न करे, यानी कि ये भी इस डॉक्ट्रिन में कहा गया था। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, परस्पर सम्मान होना चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए एक देश का दूसरे देश के प्रति, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात है। इक्वालिटी, समानता का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, पावरफुल है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम गोरे हैं तो वो काले हैं, तो हम ये हैं तो हम वो है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से रहा जाए। ये सब जवाहरलाल नेहरू के उस पंचशील में कहा गया है, जो डॉक्ट्रिन है, 5 प्रिंसिपल है, जो फॉरेन पॉलिसी के द्वारा बनाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे, इंडिया हैज ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑलमोस्ट ऑल इट्स नेबर्स। ये बात हमने पहले भी की है, मैंने पहले भी कहा है कि भारत जो है अपने सारे पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, संबंध बनाए रखना चाहता है। इंडिया इज ऑलवेज ओपन टू फ्रेंडली टॉक विथ इट्स नेबर, भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी क्या, किसी भी देश के साथ ओपन टॉक के लिए आगे बढ़ना चाहता है, यानी कि बात कर कर समस्या का हल करना चाहता है। अगर समस्या है तो, या फिर कोई भी चीज है तो बात करने पे विश्वास किया जाता है भारत के द्वारा, भारतीय फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के द्वारा। और भारत एक ऐसा देश है, बहुत कम ही देश है जहां पर, भारत भी एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी दूसरे देश पर पहला हमला नहीं किया, या फिर कहें तो हमला नहीं किया है, आक्रमण नहीं किया है। भारत ने आक्रमण का जवाब दिया है, आक्रमण करके पहला हमला भारत के द्वारा किसी भी देश पर नहीं किया गया है। आगे, इंडिया इज ऑलवेज ओपन टू फ्रेंडली टॉक विद इट्स नेबर, हो गया। इंडिया हैज गुड रिलेशन विथ ऑलमोस्ट ऑल इट्स नेबर्स, यहां पे कौन कौन है लिखा हुआ है कि भारत के लगभग सारे पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते हैं। कहने की बात है, लेकिन क्या है वो तो हम लोग को भी पता है। लिखा हुआ है कि चाइना के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब जो हमारे पड़ोसी हैं, इन सब के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन है नहीं, चीजें हैं, सिद्धांत है, लिखा हुआ है। तो हम लोग को भी पता है कि चाइना के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, नेपाल और भूटान तो फिर भी हमारे साथ अच्छा रहता है, बांग्लादेश मिला जुला कर अच्छा रहता है, म्यांमार अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसा रिश्ता है ये किसी से छिपा नहीं है। और हम लोगों ने इस अध्याय में भी देखा है कि कैसे कश्मीर का इशू और ये सारा कुछ बनता है, कैसे हैदराबाद का निजाम तक भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है, सारी चीजें होती है। तो पाकिस्तान, चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बांग्लादेश के साथ मिला जुला कर अच्छे हैं, बाकी सारे देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो या श्रीलंका हो,
हालांकि अब श्रीलंका को भी देखा जाए तो श्रीलंका भी अब चाइना के कर्ज में ऐसा फंस चुका है कि श्रीलंका भी अब हमारे खिलाफ बोलता है, यानी कि श्रीलंका से भी अब हमारे रिश्ते जो हैं हमारे तरफ से तो अच्छे हैं, उनके तरफ से अच्छे नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आगे, इट हैज ऑलवेज प्रेफर टू सेटल इट्स डिस्प्यूट बायलैटरली। यहां पर कहा गया है कि यह हमेशा प्रेफर किया जाता है, हमेशा कोशिश किया जाता है, हमेशा प्राथमिकता दिया जाता है कि कोई भी इश्यू हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, इसको बायलैटरली यानी कि आपस में समाधान इसका कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए। आगे, लीडर ऑफ इंडिया डू नो वांट फॉरेन पावर मेडिटेशन और इंफेरेंस इन डिस्प्यूट विथ इट्स नेबर। यहां पर नो, यहां पर मिसप्रिंट हो चुका है, ये नॉट है, नॉट है, तो इसको नॉट पढ़ेंगे आप, NOT, यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि यहां पर ये है आपको NOT, नॉट लिखा हुआ है। लीडर ऑफ इंडिया डू नॉट वांट फॉरेन पावर मेडिटेशन और इंटरफेरेंस इन डिस्प्यूट विद इट्स नेबर। भारत के जो नेता हैं वो नहीं चाहते हैं, भारत के राजनेता नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे देश के साथ लड़े, अपने पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट करें, अपने पड़ोसियों के साथ लड़े, मन मुटाव करें, और वो ये भी नहीं चाहते कि हम बाकी दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें बिना मतलब का दखल अंदाजी करें। ये सब हमारे फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है और हमारे नेताओं का ये सोच रहा है। म्यूचुअल ट्रस्ट इज द की ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। आपसी जो ट्रस्ट है, आपसी जो विश्वास है, ये हमारे यानी कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन का, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के विकास का एक मुख्य आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो कि यहां पर कहा गया है। दक्षिण पूर्व, अगर आप मैप में देखेंगे तो आप मैप में देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो एशिया को आप देखें, और एशिया के दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व के जो कुछ देश आते हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जहां पे हम लोग सार्क, आसियान, ये सारी चीजों की बात करते हैं। जैसे आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक मतलब एक ऐसा संगठन है जिसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संगठन है जो आपस में एक एग्रीमेंट किए हुए हैं, आपसी संबंधों से जुड़ा हुआ, आपसी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, आपसी जो रिसोर्सेज है उसके यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ, ये सारी चीजें हैं। आगे, इंडिया हैज बीन अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगर हम कहें संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के स्वतंत्रता के सम्मान और रिसोर्सेज के आदान प्रदान के लिए। तो उसमें भारत जो है एक एक्टिव मेंबर, एक सक्रिय रूप से एक सदस्य देश है। इट डिड ऑल शी कुड टू हेल्प द यूनाइटेड नेशन टू कीप पीस इन द वर्ल्ड एंड टू पुट एन एंड टू द मेकिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन। यहां पर भारत और जो अन्य देश हैं वो यूनाइटेड नेशन में शांति यानी कि शांति का वो जो है शांति के पक्षधर होते हैं, यानी कि वो शांति की अपील करते हैं, शांति के पक्षधर होते हैं, और वो डिस्ट्रक्टिव वेपन यानी कि हथियार, ये गोले बारूद, ये सारे चीज बनाने से बचने को कहते हैं अपने बाकी मित्र देशों को जो कि यूनाइटेड नेशन में है। पंडित नेहरू ऑफ इंडिया एंड सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस। यहां पर दो नेताओं की बात आ रही है। पृष्ठ संख्या 141, हम लोग पृष्ठ संख्या 142 पर भी जा रहे हैं, 141 142 दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, भारत के पंडित नेहरू और इंडोनेशिया के सुकर्नो, इन दोनों ने, दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिलकर एक पीसफुल एग्जिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से रहने का एक प्रावधान या फिर कहें तो एक आइडिया दिया था, जो कि पंडित नेहरू और सुकर्नो के द्वारा दिया गया था। तो इस कक्षा में हम लोग अभी यहीं पर रुकेंगे, जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।